आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लिमिट प्राइस थ्योरी, है ना। तो लिमिट प्राइस थ्योरी बेसिकली क्या है कि कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है उसको कैसे डिटरमाइन करता है, या फिर कितना रखेगा प्राइस, हाई रखेगा कि लो रखेगा, और क्राइटेरिया क्या है ना। इसको लिमिट प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं कि ना तो ये हाई रख सकता है और ना ही लो रख सकता है। तो वो आखिर किस लेवल पे वो प्राइस सेट करेगा, और ये प्राइस सेट करने के क्राइटेरिया क्या है, और वो क्राइटेरिया किस लिए है ना, इसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट प्राइस थ्योरी। लिमिट प्राइस थ्योरी का इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से ये नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म से अलग है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म से अलग है। अलग कहने का मतलब कि क्लासिकल नियो क्लासिकल का जो प्राइस डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म था वो यहाँ पर फॉलो क्यों नहीं करता है, कि क्यों नहीं हम मोनोपोली प्राइस रख सकते हैं और क्यों नहीं परफेक्ट कंपटीशन प्राइस रख सकते हैं। उसी में जो सबसे पहला थ्योरी जो दिया गया था, तो हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, बेंस का। उसके बाद इन्हीं का एक्सटेंशन जो है वो सैलोस और लोबिन्स का लिमिट प्राइस थ्योरी है। उसके बाद एक्सटेंशन ही मोदी गिलानी का, फिर भागवती का, और फिर पेसिंगियन का। तो एक एक करके देखेंगे, और इसमें ध्यान रखना होगा कि एक लिमिट प्राइस थ्योरी दूसरे से किस बात में अलग है और दोनों का डिफरेंस क्या है। मेनली एक थ्योरी दूसरे थ्योरी से किस बात को अलग करता है, किस बात के लेकर अलग होता है, और वो कंडीशन क्या है, और वो लिमिट प्राइस थ्योरी किस तरह से डिटरमाइन करता है, और उसका डिटर्मिनेशन का कंडीशन या क्राइटेरिया क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट प्राइस थ्योरी। लिमिट प्राइस थ्योरी, अभी तक हम लोग जितना भी नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म पढ़े थे, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म, जिसमें हम लोग देखे थे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, है ना। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखे थे कि परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करता है मार्केट प्राइस के। यहाँ पर फर्म का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता था। मोनोपोली में सिंगल फर्म है, इसलिए अपना मर्जी से मोनोपोली प्राइस हाई चार्ज करता था, उसका डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होता था, लेस होता था, ईडी इज लेस देन 1। तो ये हाई प्राइस चार्ज करता था। और ओलिगोपोली में भी हम लोग देख रहे थे कि जो किंग डिमांड है उसमें हमारा प्राइस स्टिकी पाया जाता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। प्राइस जो होता है वो फिक्स होता है, प्राइस चेंज नहीं होता है ना। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड के मार्केट को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कोई फर्म प्राइस कितना रखेगा, क्या वो मार्केट के आधार पर रखेगा या फिर उसके लिए कोई अलग कंडीशन होगा। तो यहाँ पर है कि जब हम लोग कोलिसिव ओलिगोपोली पढ़ रहे थे, नॉन कोलिसिव और कोलिसिव ओलिगोपोली, तो कोलिसिव में क्या होता था, कोलाइड हो जाता था, एक दूसरे से एग्रीमेंट के द्वारा कोलैबोरेट हो जाता था, और ये मोनोपोली बन जाता था। और मोनोपोली पर बन जाने के बाद ये प्राइस हाई चार्ज करता था कंज्यूमर से, क्योंकि जो सेपरेट कंपटीशन था वो खत्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कार्टेल का बात कर रहे थे और प्राइस लीडरशिप का। कोई जरूरत नहीं है कि प्राइस लीडरशिप कार्टेल बने, है ना। विदाउट कोलैबोरेशन या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी इन लोग मोनोपोली बन रहा था। जैसे कि चैम्बरलिन में डुओपोली में बताया था कि इन लोग अगर आपसी इंटरडिपेंडेंसी अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है और इन लोग एज ए बिहेव करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करता है, एक दूसरे को समझता है कि हम दोनों इंटरडिपेंडेंस है, हाँ एक दूसरे पे आश्रित है, तो हम लोग क्यों नहीं कोलैबोरेट हो जाए,
कोलिसिव बन जाए और मोनोपोली प्राइस चार्ज कर लें। तो मोनोपोली प्राइस चार्ज करने से क्या होता था कि हाई प्राइस सेट करता था, और हाई प्राइस सेट करने से इन लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था, इन लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था, जिससे कि फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता था। लेकिन जब हम लोग और मॉडर्न में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या मोनोपोली प्राइस चार्ज करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला एक इकोनॉमिस्ट थे फिलर, FEER, फिलर, जो पहली बार ये इंडिकेट किए थे कि कोई भी फर्म मोनोपोली प्राइस कैन नॉट बी चार्ज टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर से मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्री ऑफ फर्म है ना, कि अगर मोनोपोली प्राइस अगर चार्ज करता है तो उसमें ज़्यादा संभावना होता है कि नया फर्म एंट्री करेगा, और जब नया फर्म एंट्री करेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस कम होने के कारण प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है, जो पहले से मौजूद है मार्केट में, उन लोग कभी गलती से भी मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं करता है। मोनोपोली प्राइस में क्या होता है कि प्राइस हाई होता है, और जब नए फर्म एंट्री करते हैं तो उन लोग का भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है, और हाई होने के कारण उन लोग का प्राइस भी हाई होता है। तो अगर एग्जिस्टिंग फर्म हाई प्राइस चार्ज करता है कंज्यूमर से, तो ये न्यू फर्म है वो आसानी से मार्केट में एंट्री कर जाएगा, और एग्जिस्टिंग फर्म का मार्केट शेयर को कम कर देगा, मतलब कि उसका प्रॉफिट भी है वो कम हो जाएगा। इसलिए इन लोग कभी भी मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं करते, चाहे ये कोलैबोरेट हो जाए, कोलिसिव बन जाए, या फिर इन लोग नॉन कोलिसिव रहे। ये दोनों ही स्थिति में मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं करेगा। दूसरा चीज है कि परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं रखेगा, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, एंट्री फ्री एग्जिट, कि अगर शॉर्ट टर्म में एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां पर नया फर्म आसानी से एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, प्राइस कम हो जाता है। अल्टीमेटली सब क्या लॉन्ग रन में क्या प्राप्त करता है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करता है, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं होता है, बल्कि एंट्री बैरियर होता है, एंट्री बैरियर होता है, कि जो एग्जिस्टिंग फर्म वो प्राइस ऐसा सेट करता है ना, प्राइस ऐसा सेटिंग करता है कि नया फर्म एंट्री ना ले पाए, ताकि ये बचा रहे। इसलिए अगर ज़्यादा लो प्राइस करता है, अगर परफेक्ट कंपटीशन से भी लो प्राइस अगर करेगा तो लॉस हो जाएगा, है ना। और अगर मोनोपोली प्राइस अगर चार्ज करता है तो इसको नया फर्म एंट्री का डर रहता है ना। तो इसी के चलते मोनोपोली प्राइस इसीलिए कोई भी फर्म मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं करेगा। तो ये प्राइस कितना सेट करेगा और क्यों सेट करेगा, इसका सबसे पहला मॉडल हम लोग देखते हैं बेन्स का, बेन्स लिमिट प्राइस थ्योरी, ठीक है। या इसी को हम लोग दूसरा टर्म में बोलते हैं एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइसिंग, एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइसिंग पॉलिसी।
कहने का मतलब ये प्राइस लिमिट करेंगे ताकि हमारा नया फर्म एंट्री नहीं कर सके, मतलब नया फर्म को एंट्री करने से रोकना है। ठीक है, तो सबसे पहला लिमिट प्राइस थ्योरी कौन दिया था? लिमिट प्राइस थ्योरी एक क्वेश्चन में पूछता है कि लिमिट प्राइस थ्योरी कौन दिया था? प्राइस थ्योरी। तो यहाँ पर एक बार हम क्रोनोलॉजिकल कर देते हैं ताकि याद रहे। तो लिमिट प्राइस थ्योरी सबसे पहला बेंस देते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस में आपको दे देगा कि कौन कौन सा लिमिट प्राइस थ्योरी से रिलेटेड है, या फिर क्रोनोलॉजिकल सजाने के लिए दे देगा। तो सबसे पहला आपको बेंस आएंगे, उसके बाद आपको सैलोलोबिस आएंगे, सैलोलोबिस। ठीक है, उसके बाद आएंगे मोदी गिलानी, मोदी गिलानी। गिलानी, उसके बाद आएंगे भगवती, और लास्ट में आते हैं हमारा पेसिंगियन, है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बेंस लिमिट प्राइस थ्योरी। थ्योरी, तो सबसे पहला इन्होंने क्लासिकल को, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म को क्रिटिसाइज करता है कि मोनोपोली प्राइस नहीं चार्ज कर सकता है, क्योंकि वहां पर थ्रेट ऑफ न्यू फर्म एंट्री होता है ना। और दूसरा चीज इन्होंने बात किया कि कोई भी ओलिगोपोलिस्टिक जो होते हैं, ओलिगोपोली मार्केट में फर्म फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज, लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है, लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइज, शॉर्ट रन में प्रॉफिट। तो सबसे पहला लिमिट प्राइस थ्योरी कौन दिया था? लिमिट प्राइस थ्योरी एक क्वेश्चन में पूछता है कि लिमिट प्राइस थ्योरी कौन दिया था? प्राइस थ्योरी। तो यहाँ पर एक बार हम क्रोनोलॉजिकल कर देते हैं ताकि याद रहे। तो लिमिट प्राइस थ्योरी सबसे पहला बेंस देते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस में आपको दे देगा कि कौन कौन सा लिमिट प्राइस थ्योरी से रिलेटेड है, या फिर क्रोनोलॉजिकल सजाने के लिए दे देगा। तो सबसे पहला आपको बेंस आएंगे, उसके बाद आपको सैलोलोबिस आएंगे, सैलोलोबिस। ठीक है, उसके बाद आएंगे मोदी गिलानी, मोदी गिलानी। गिलानी, उसके बाद आएंगे भगवती, और लास्ट में आते हैं हमारा पेसिंगियन, है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बेंस लिमिट प्राइस थ्योरी। तो सबसे पहला इन्होंने क्लासिकल को, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म को क्रिटिसाइज करता है कि मोनोपोली प्राइस नहीं चार्ज कर सकता है, क्योंकि वहां पर थ्रेट ऑफ न्यू फर्म एंट्री होता है ना। और दूसरा चीज इन्होंने बात किया कि कोई भी ओलिगोपोलिस्टिक जो होते हैं, ओलिगोपोली मार्केट में फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज, लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है, लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइज, शॉर्ट रन में प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज करता है। हो सकता है कि शॉर्ट रन में मे बी लॉस में चले, लॉस में, है ना, ताकि इसको सरवाइव करे। तो सबसे शॉर्ट रन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है फर्म का? सरवाइव करना, कि उसको टिका रहना है मार्केट में। जब टिक जाएगा मार्केट में, तो लॉन्ग रन में उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। तो यहाँ पर फर्म का एम क्या होता है? एम लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और लॉन्ग रन जो कॉस्ट कर्व जो है, लॉन्ग रन, ये यहाँ पर मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी को अप्लाई करता है। मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी, जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कैसा होता है? एल शेप होता है। ठीक है, तो लिमिट प्राइस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि प्राइस इतना सेट करना है
ताकि न्यू फर्म एंट्री ना कर पाए या फिर न्यू फर्म को एंट्री से रोका जाए, है ना, प्रिवेंटिंग ऑफ न्यू फर्म एंट्री। क्योंकि अगर हाई प्राइस देगा तो नया फर्म एंट्री करेगा और नया फर्म एंट्री करने के कारण एग्जिस्टिंग फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा या उसके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, जिसके कारण प्रॉफिट शेयर जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए बेन ने कुछ एजम्पशन लिए हैं, एजम्पशन। तो सबसे पहला इन्होंने प्योर ओलिगोपोली कॉन्सेप्ट को लेता है, कहने का मतलब कि नया फर्म, न्यू फर्म और एग्जिस्टिंग फर्म जो पहले से मौजूद है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट होमोजेनस होता है, होमोजेनस, ठीक है। और ये मानते हैं सिर्फ ओलिगोपोली को, कि बाजार में ओलिगोपोली ही पाया जाता है, ना तो मोनोपोली ना तो मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। दूसरा एजम्पशन है कि कोलिसिव ओलिगोपोली seek to maximize लॉन्ग रन प्रॉफिट। फर्म जो है वो लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, शॉर्ट रन नहीं करता है ना। या पॉलिसी जानबूझ के एग्रीमेंट के द्वारा करे या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्राइस लीडरशिप के थ्रू करें, है ना, कि ये पॉलिसी दोनों तरफ से हो सकता है, कार्टेल या फिर प्राइस लीडरशिप, जिसमें एक इफिशिएंट फर्म होगा उसको अदर फर्म फॉलो करेगा। नेक्स्ट है कि मार्केट डिमांड कर्व इज गिवन एंड स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग लॉन्ग रन का बात करते हैं, लॉन्ग रन का, तो लॉन्ग रन में हमारा एग्जैक्ट डिमांड कर्व नहीं होगा बल्कि एक्सपेक्टेड डिमांड कर्व होता है, एक्सपेक्टेड डिमांड कर्व। तो लॉन्ग रन डिमांड कर्व क्या होता है, स्टेबल होता है और दिया हुआ आता है। लॉन्ग मार्केट डिमांड कहने का मतलब कांस्टेंट, सम ऑफ की टोटल मार्केट का डिमांड कितना है, तो ये गिवन होता है, स्टेबल होता है, और इसको हम लोग लेते हैं क्या, एक्सपेक्टेड डिमांड कर्व में। अब बेंस के अनुसार लिमिट प्राइस थ्योरी जो है वो डिटरमाइन डिफरेंट फैक्टर से होता है। जो फैक्टर कौन कौन सा है, लिमिट प्राइस डिटर्मिनेशन बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, जिसमें से पहला हमारा क्या है कि द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट फर्म। पहला द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट फर्म, ठीक है। तो पहला एजम्पशन क्या है लिमिट प्राइस थ्योरी का या फैक्टर, कि नए फर्म जो एंट्री कर रहे हैं उसका कॉस्ट कंडीशन क्या है, तो कॉस्ट कंडीशन क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग फर्म के तुलना में यहाँ पर कंपेयर करना होगा एग्जिस्टिंग फर्म और न्यू फर्म। तो ये मान लिया जाता है कि एग्जिस्टिंग फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, एवरेज कॉस्ट जो होता है वो कम होता है और न्यू फर्म का एवरेज कॉस्ट हाई होता है ना। तो इसी के चलते नया फर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर ये लो प्राइस रखेगा तो नया फर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ये हाई प्राइस अगर चार्ज करेगा तो नया फर्म आसानी से एंट्री कर लेगा। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल फर्म। दूसरा है प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि अगर मार्केट में एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिस प्रोडक्ट का प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस देन 1 है तो फर्म आसानी से प्राइस हाई रख सकता है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है
मतलब इलास्टिक है तो प्राइस कम रखेगा, है ना, इलास्टिक में कम रखेगा और इन इलास्टिक में ज़्यादा रखेगा। दूसरा है साइज ऑफ मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट साइज ज़्यादा बड़ा होता है तो डिमांड ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा होने के कारण प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका प्राइस भी कम होगा। नेक्स्ट जो है लेवल एंड शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, कि सबसे पहला लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसा होता है, एल शेप होता है ना, LSC। तो अब यहाँ पर फर्म जो है, नया फर्म है, वो कहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, हाई कॉस्ट पे कर रहा है कि लो कॉस्ट पे कर रहा है कि मिनिमम ऑप्टिमल कॉस्ट कंडीशन पे कर रहा है, कि जहाँ के बाद ये पैरेलल परफेक्ट कंपटीशन के बराबर हो जाता है। तो अगर इस स्थिति में करेगा तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा और प्राइस भी हाई होगा, तो नया फर्म एंट्री होने का चांस ज़्यादा होगा। अगर ये ऑप्टिमम प्लांट को अगर यूटिलाइज करता है जहाँ पर कॉस्ट कंडीशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन के बराबर हो जाता है, मतलब कि प्राइस लो होगा। तो जब प्राइस लो होगा तो न्यू फर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब बेंस ने एम्पिरिकल स्टडी किया, तो इन्होंने पाया कि फर्म जो प्रोड्यूस करता है ना, प्रोडक्शन करता है, वो कहाँ पर करता है, जहाँ पर MR नेगेटिव होता है, ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है। ठीक है, कि अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब MR इक्वल टू 0 होगा, है ना, जहाँ पर हमारा सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होगा, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो फर्म कहाँ पर प्रैक्टिकली उत्पादन करता है, जहाँ पर इलास्टिसिटी जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और प्राइस जो डिटरमाइन होता है, प्राइस जो सेट करता है, वो प्राइस कितना होता है, ग्रेटर देन PC और लेस देन PM। मतलब PC कहने का मतलब परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर और मोनोपोली प्राइस के बीच में, जिसको हम लोग एक ग्राफ से भी देख सकते हैं। इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या है, डी जो है डिमांड कर्व है और ये MR कर्व है। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा बता रहा है क्या, कि यहाँ पर MR इक्वल टू 0, तो इस जगह पर प्राइस हमारा क्या होगा, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 होगा। लेकिन इस जगह पर क्या होगा, एक्चुअली प्राइस जो फर्म यहाँ तक प्रोड्यूस कर सकता है ना, जहाँ पर ED क्या है, लेस देन 1 है मोनोपोली प्राइस में, और MR इक्वल टू नेगेटिव है ना। लेकिन फर्म कहाँ पर प्राइस सेट करता है, ये यहाँ पर इसका ये मोनोपोली प्राइस है ना, जहाँ पर MR इक्वल टू MC हो रहा है। तो MR इक्वल टू MC जहाँ पर डिटरमाइन हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्शन करेगा, तो ये मोनोपोली प्राइस, ये PM जो है हमारा क्या है, मोनोपोली प्राइस। ठीक है, और ये जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन प्राइस, और ये लेस देन 0। तो फर्म कहाँ पर करेगा, ये यहाँ पर कहीं पर भी प्राइस सेट करेगा। ये प्राइस लिमिट थ्योरी है, ये यहाँ पर हमारा कि ये मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं करेगा और ना ही ये परफेक्ट कंपटीशन चार्ज करेगा, बल्कि ये यहाँ पर लिमिट प्राइस थ्योरी होगा, है ना। तो जिसको हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि प्राइस इज ग्रेटर देन PC और लेस देन PL। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली भी डेराइव कर सकते हैं कि E इक्वल टू E मतलब एंट्री कंडीशन, PL माइनस PC बटा PC। ठीक है,
या फिर इसी को अगर हम एलोबरेट करेंगे तो E इक्वल टू PL बटा PC माइनस PC बटा PC, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर EC प्लस 1 इक्वल टू PL बाई PC, या फिर PL इक्वल टू क्या हो जाएगा PC इंटू E प्लस 1। तो ये हमारा PL जो है वो लिमिट प्राइस थ्योरी हो जाएगा, लिमिट प्राइस, ठीक है। और ये परफेक्ट कंपटीशन, तो अगर ये हमारा 0 हो जाता है तो PL इक्वल टू PC हो जाएगा, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, ठीक है। तो ये हम इनका क्या है एंट्री बैरियर, ठीक है। तो इस तरह से इनका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, या ये इसको हम लोग कह सकते हैं लिमिट प्राइस थ्योरी या कंडीशन ऑफ न्यू फर्म एंट्री, कि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, PL जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो नया फर्म आसानी से एंट्री कर लेगा, मतलब कि ज़्यादा होने का मतलब ये मोनोपोली प्राइस चार्ज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नया फर्म एंट्री करने में उसको क्या क्या बैरियर का सामना करना पड़ता है। बैरियर ऑफ न्यू फर्म एंट्रिंग। तो बैरियर कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है ना, एग्जिस्टिंग है फर्म, उसको बहुत तरह से एडवांटेज मिलता है। सबसे पहला एडवांटेज जो होता है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता है, एडवांटेज, क्योंकि ये रनिंग में होता है, रनिंग में होने के कारण इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है कम होता है या इफिशिएंट होता है ना। लेकिन एक नया फर्म जो है उसको सब चीज नया से सीखना होता है, हर चीज न्यू से सीखना होता है, जिसमें एफिशिएंसी क्या होता है, लेस इफिशिएंसी होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो श्योर सी बात है कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा और एग्जिस्टिंग फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा। अगर इस तरह से कंडीशन अगर मिलता है बाजार में तो नया फर्म एंट्री नहीं कर पाता है। दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ पर एग्जिस्टिंग फर्म ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मार्केट के बारे में पता है, कंज्यूमर का भी नेचर और कर्वेचर पता है, तो इस केस में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आसानी से एग्जिस्टिंग फर्म कर लेगा, जबकि नया फर्म को इसको सीखने में टाइम लगता है। लेकिन अगर ये भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके आएगा तो मे बी लो प्राइस पे ये एंट्री कर सकता है, लेकिन चांस कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मिनिमम स्केल, द मिनिमम स्केल फॉर द एफिशिएंट या ऑप्टिमल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म होता है अपना प्रोडक्शन ऑप्टिमम में करता है, मतलब कि जहां पर ये इसका फुल कैपेसिटी यूज करता है अपना, तो ऐसे भी फुल कैपेसिटी जब यूज करता है तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और जब नया फर्म आता है तो उसको तो यहीं से शुरू करना होगा हाई प्राइस से, तो जब हाई प्राइस से शुरू करेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई होगा, तो उसको एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो होता है वो इनिशियली जब कोई भी फर्म एंट्री करता है तो जो उसका फिक्स कैपिटल होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। लार्ज इनिशियल कैपिटल, ठीक है। तो लार्ज इनिशियल कैपिटल कहने का मतलब कोई भी फर्म अगर अपना प्लांट एस्टेब्लिश करता है तो उसको हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ता है, इन्वेस्टमेंट में। तो ये लार्ज अमाउंट में नहीं बल्कि स्मॉल अमाउंट से शुरू करता है, स्मॉल फर्म से, जबकि जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो आसानी से अपना कैपिटल को एक्वायर कर सकता है या उसको अरेंज कर सकता है और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है या अपना सरवाइव कर सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना फिक्स कैपिटल लगा चुका होता है, जबकि नया फर्म को ये कैपिटल लगाना पड़ता है। और नेक्स्ट जो होता है, जो फर्म एग्जिस्टिंग फर्म होता है उसको
इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसको हम लोग बोलते हैं मितव्ययता, अमितव्ययता और मितव्ययता। तो जैसे जैसे एग्जिस्टिंग फर्म होता है उसको इकोनॉमीज भी मिलना शुरू हो जाता है। इकोनॉमीज कहने का मतलब उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये इकोनॉमी दो तरह से होता है, एक को हम लोग कहते हैं रियल और दूसरा को कहते हैं पिक्यूनरी, PECUNARY, पिक्यूनरी। ठीक है, ये इसको दो तरह से एडवांटेज होता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है इकोनॉमी में। कौन? एग्जिस्टिंग फर्म को, कि पहला तो प्रोडक्शन की कर रहा है तो वो टेक्निकली एफिशिएंट है, या फिर वो नया टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहा है ना, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है या बेस्ट टेक्नोलॉजी का। दूसरा मैनेजरियल कि उसको कंपनी कैसे चलाना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, लेबर के साथ कैसे हैंडल करना है, ये सारे टेक्निक इसको मालूम होता है। नेक्स्ट होता है लेबर स्पेशलाइजेशन। लेबर स्पेशलाइजेशन, जब लार्ज फर्म होता है तो वहां पर फर्म स्पेशलाइज हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लेबर डिवीजन। तो लेबर डिवीजन के कारण इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी होता है, जो लेबर का प्रोडक्टिविटी होता है वो इंक्रीज करता है, और कम लेबर्स को, मतलब कि लिस्ट कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है ना। तो इसको रियल में एग्जिस्टिंग फर्म को इतना तरह से बेनिफिट मिलता है। और पिक्यूनरी में क्या होता है, नरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक संबंधी मितव्ययता, आर्थिक संबंधी मितव्ययता व्ययताएं। ठीक है, तो जिसमें पहला होता है कि ये बल्क में प्रोड्यूस करता है, बल्क में मतलब कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण बल्क में ही इसको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, रॉ मटेरियल। और जब एक साथ होलसेल में अगर हम खरीदते हैं या ज़्यादा अमाउंट में खरीदते हैं तो हमारा कम होता है, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, जिसके कारण हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। दूसरा प्रीफरेंस, ठीक है, प्रीफरेंस में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, वो एग्जिस्टिंग फर्म को आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है या फाइनेंस प्रोवाइड कर देता है, जबकि नया फर्म को अपना गुडविल बनाने में टाइम लगता है। तो ये भी इसका बेनिफिट होता है कि अगर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच अगर कुछ गैप है तो आसानी से उस गैप को बैंक से लोन लेके पाट सकता है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो बोरो कर सकता है। और लास्ट जो होता है कि जब बड़ा कंपनी होता है तो उसके लिए जो सेलिंग कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट वो भी कम होता है, क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट कम करना पड़ता है, मतलब कि कम कॉस्ट में इसका एडवर्टाइजमेंट और बाकी सारा चीज़ हो जाता है, कि जो उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी रिनॉन कंपनी समझ के कम कम दाम पे अच्छा लेबर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बेंस का लिमिट प्राइस थ्योरी है। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि बेंस ने आखिर क्या बोला लिमिट प्राइस थ्योरी में, तो सबसे पहला इन्होंने बोला कि मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। कोई भी ओलिगोपोली अगर कोलिसिव भी हो जाता है तो मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू न्यू फर्म एंट्री, कि अगर मोनोपोली प्राइस चार्ज करता है तो नया फर्म यहाँ पर एंट्री कर जाएगा, है ना, जिसके कारण इसको कंपटीशन सहना पड़ेगा। और अगर हाई प्राइस रखेंगे तो आसानी से नया फर्म एंट्री कर लेगा। दूसरा नेक्स्ट जो इनका जो मेन कंक्लूजन है वो क्या है कि एग्जिस्टिंग फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एसी वो कम होता है नया फर्म के तुलना में। तो अगर हाई प्राइस रखेगा तभी नया फर्म आ सकता है, अगर लो प्राइस रखेगा तो नया फर्म एंट्री नहीं कर सकता है। इसलिए प्राइस लिमिट क्या करता है कि परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा और मोनोपोली से कम। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि फर्म
शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को नहीं सोचता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बल्कि लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, गिवन होता है। बेंस के अनुसार मार्केट डिमांड कर्व, डिमांड इज गिवन, कि स्टेबल होता है, कम बेसी नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। और इनके अनुसार जो लिमिट प्राइस थ्योरी होता है, जो लिमिट प्राइस सेट होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है कि पीएल माइनस, सॉरी, जो एंट्री कंडीशन है वो क्या हो जाता है, पीएल माइनस पीसी बटा पीसी, या फिर लिमिट प्राइस थ्योरी क्या हो जाएगा, पीएल इक्वल टू पीसी इंटू 1 प्लस प्राइस थ्योरी काम करता है। ठीक है, कि बेसिकली जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो ये कोशिश करता है लिमिट प्राइस सेट करके कि नया फर्म का हमारा एंट्री कम से कम हो। नेक्स्ट दूसरा मॉडल जो है हमारा वो क्या है, द मॉडल ऑफ सैलोस लेबनिज लिमिट प्राइस थ्योरी, ठीक है। इन्होंने लिमिट प्राइस थ्योरी को जो एनालिसिस किया था वो किसके आधार पे किया था, है ना, कि हिज एनालिसिस ऑफ लिमिट प्राइस थ्योरी based on a scale of barrier to new entry, new firm entry। ठीक है, तो ये भी जो सैलोस लेबनी जो है वो बेंस का जो लिमिट प्राइस थ्योरी है उन्हीं को एक्सटेंड करते हैं, और इन्होंने जो एनालिसिस किए हैं लिमिट प्राइस थ्योरी का वो किसके आधार पे किए हैं, बैरियर ऑफ स्केल के आधार पे, है ना। इनके अनुसार मान के चलता है कि जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं, ओलिगोपोलिस्ट वो एक साइज का नहीं होता है, मतलब सबका प्लांट साइज जो होता है एक साइज का नहीं होता है, कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ मीडियम फर्म होते हैं और कुछ लार्ज फर्म होते हैं। और ये तीनों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका हाई होता है, इसका मीडियम होता है और इसका स्मॉल होता है। तो इस तरह से इसका जो एवरेज कॉस्ट है वो हाई होता है तो इसका प्राइस भी हाई होता है, और मीडियम फर्म का मीडियम रहता है, जबकि लार्ज फर्म का क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट कम होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करता है और उसके कारण इसका प्राइस भी लो होता है। तो ये जो हमारा 3 टाइप का जो प्रोडक्ट फर्म है ये एग्जिस्टिंग फर्म। और अब यहाँ पर ये कोलेक्टिवली इन लोग डिसाइड करता है कि नया फर्म एंट्री नहीं होना चाहिए, तो प्राइस किसके आधार पे रखा जाएगा, है ना। तो इन लोग भी करीब करीब कोलिसिव हो जाता है ना, लेकिन मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर प्राइस जो चार्ज करेगा वो लीडर फर्म करेगा। तो यहाँ पर लीडर कौन होगा, लो कॉस्ट फर्म। तो लो कॉस्ट फर्म कौन है हमारा, लार्ज। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या एजम्पशन लिया गया है। तो पहला एजम्पशन बेंस वाला ही सेम लिया गया है कि द मार्केट डिमांड कर्व इज गिवन, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है, यूनिटी होता है।
है ना, ईडी इक्वल टू यूनिटी। नेक्स्ट जो होता है कि ये भी मानते हैं कि प्रोडक्ट होमोजेनस होता है, जो नया फर्म है और जो एग्जिस्टिंग फर्म है। नेक्स्ट मानते हैं कि देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे प्लांट साइज इंक्रीज करेगा, है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। और फर्म जो है, स्मॉल फर्म, वो अपना स्मॉल यूनिट लगाकर यूनिट को इंस्टॉल करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में जाके लार्ज फर्म बनते हैं ना, कि एक टाइम पीरियड में एक प्लांट बनाया छोटा सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इसी तरह से करते जब लॉन्ग टर्म में आएंगे तो ये बड़ा फर्म बन जाएगा। तो एक स्मॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंस्टॉल करके लंबे समय में या लॉन्ग टर्म में ये लार्ज फर्म बन जाएगा। नेक्स्ट मानते हैं कि एग्जिस्टिंग फर्म जो है, एग्जिस्टिंग फर्म, उन लोग का हम साइमल्टेनियसली या कलेक्टिवली कॉस्ट कर्व डिराइव नहीं कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग है। जैसे कि अगर स्मॉल का मान के चलते हैं, ये 100 यूनिट उत्पादन कर रहा है, और मीडियम जो है वो 1000 कर रहा है, और लार्ज फर्म जो है वो 8000 कर रहा है। तो श्योर सी बात है कि इसका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा, इसका एवरेज कॉस्ट इसके तुलना में कम होगा, और इसका एवरेज कॉस्ट, लार्ज फर्म का एवरेज कॉस्ट जो होगा, ये इसकी तुलना में कम होगा। तो इस केस में हम कंबाइन कॉस्ट कर्व डिराइव नहीं कर सकते हैं, और ना ही डिमांड कर्व, क्योंकि ये दोनों में, डिमांड कर्व और कॉस्ट कर्व, ये दोनों क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होता है। डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब हम साइमल्टेनियसली एक कर्व में हम इसको दिखा नहीं सकते हैं। तो जब इस तरह का स्थिति होता है कि 3 टाइप फर्म पाए जाते हैं, 3 टाइप ऑफ फर्म, तो इस केस में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, जो लिमिट प्राइस है वो किस तरह से डिटरमाइन होगा, लिमिट प्राइस डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर एज्यूम कर लिया जाता है, एज्यूम करते हैं सैलोविस कि सिंगल फर्म कैन नॉट चेंज द मार्केट प्राइस, कि ये एक सिंगल फर्म जो है वो मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल फर्म होगा वो बड़ा फर्म के सामने छोटा है, तो ये इसका डिसीजन मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्राइस सेट करता है, प्राइस सेटर जो होता है, प्राइस सेटर वो कौन होता है, लार्ज फर्म, है ना, जो जिसको हम लोग यहाँ पर प्राइस लीडरशिप भी कहते हैं, लीडरशिप। और ये जो लार्ज फर्म है ना, ये स्मॉल और मीडियम और खुद का सेल्फ ना, सबका कॉस्ट कंडीशन और डिमांड कंडीशन पता होता है ना। तो प्राइस तो सेट ये करता है, लेकिन फोर्स इन लोग भी करता है, स्मॉल और मीडियम फर्म, स्मॉल एंड मीडियम फर्म जो है वो लार्ज फर्म को फोर्स करता है कि प्राइस कितना सेट किया जाए, है ना, ये भी इंडिपेंडेंटली नहीं करता है लार्ज फर्म। और यहाँ पर जो स्मॉल और मीडियम फर्म है, ये दोनों फर्म जो है वो होते हैं प्राइस टेकर। ठीक है। तो जब भी प्राइस सेटिंग का बात होता है, सेटिंग का, तो डिसीजन कौन लेता है, लार्ज फर्म, कि प्राइस कितना रखना है, क्योंकि यही इस मार्केट का लीडर होता है। लेकिन इन लोग को भी ध्यान में रखता है, तीनों फर्म को एक साथ लेके चलता है, और ये दोनों फर्म इसको प्रेशर देते हैं कि आप लिमिट प्राइस जो प्राइस है वो हम लोग को अकॉर्डिंग सेट
और ऐसा प्राइस सेट करे जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, मतलब तीनों फर्म इसको आसानी से एक्सेप्ट करे और न्यू फर्म का एंट्री भी ना हो, मतलब कि न्यू फर्म एंट्री से उसको रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, है ना, कि प्राइस लीडर फर्म ऐसा सेट करेगा जिसमें स्मॉल फर्म को भी फायदा होगा, मीडियम फर्म का भी होगा और खुद का भी होगा, और साथ में प्रिवेंट करेगा न्यू फर्म को भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फर्म लार्ज है लेकिन वो उसके पास उतना अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है कि वो जो चाहेगा वो प्राइस सेट कर लेगा। और यहाँ पर जब तीन तरह का फर्म होता है तो बेसिकली जो यहाँ पर फर्म पाते हैं वो क्या पाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और ये नॉर्मल प्रॉफिट किसका, इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में जो होता है वो कितना के बराबर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकता है, 15%, इससे ज़्यादा नहीं। और 15% में लार्ज फर्म को ज़्यादा होगा, मीडियम का उससे कम होगा और स्मॉल का उससे कम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ साइलोस ने कुछ स्पेशल एजम्पशन लिए हैं। साइलोस जिसको बोला जाता है साइलोस पोस्टुलेट, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला एजम्पशन जो लेते हैं वो लेते हैं कि जो न्यू फर्म है, न्यू फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है, और जो एग्जिस्टिंग फर्म होता है, एग्जिस्टिंग फर्म, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है, इसलिए नया फर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। नॉट पॉसिबल टू इंटर न्यू फर्म इन द मार्केट, कि मार्केट में नया फर्म नहीं आता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, तो पहला इनका मेन अजम्पशन क्या है कि नया फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू फर्म इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। ठीक है, और ये मान के चलता है कि नया फर्म एंट्री नहीं करता है। दूसरी तरफ जो न्यू फर्म है ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर हम एंट्री करते हैं मार्केट में, एंट्री इन द मार्केट, तो एग्जिस्टिंग फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म कोई रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कि अपना आउटपुट को नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि अगर नया फर्म एंट्री करता है, ठीक है, और साथ में एग्जिस्टिंग फर्म जो है अगर आउटपुट बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और प्राइस कम हो जाएगा। तो प्राइस कम होने के कारण नया फर्म का जो एसी हाई है तो वो यहाँ पर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों एजम्पशन समझ में आ गया कि पहला क्या है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू फर्म इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, और ये एज्यूम करता है कि नया फर्म इस कंडीशन में एंट्री नहीं कर पाएगा। दूसरा, न्यू फर्म एज्यूम क्या करता है कि हमारे एंट्री से, न्यू फर्म के एंट्री से ये आउटपुट इंक्रीज नहीं करेगा, आउटपुट इंक्रीज नहीं करेगा, है ना, जिससे कि नहीं करेगा मतलब कि ये प्री एंट्री लेवल जो प्राइस है, प्री एंट्री लेवल प्राइस जो चार्ज कर रहा था एग्जिस्टिंग फर्म वही ये रखेगा पोस्ट एंट्री करने के बाद। ठीक है, ताकि अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो जो प्राइस है वो परफेक्ट कंपटीशन से नीचे ना आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों फर्म अपना अपना तरह से अपने आप को एज्यूम करते हैं। तो अब यहाँ पर अपना प्राइस फिक्स कैसे करता है ना, देखते हैं फिक्सेशन ऑफ प्राइस। यहाँ पर तीनों फर्म का कॉस्ट कंडीशन क्या है, अलग अलग है,
और प्राइस यहाँ पर सेट कौन करेगा? लार्ज फर्म, है ना। तो जब लार्ज फर्म करेगा तो इस तरह से ये करेगा ताकि तीनों का एक्सेप्टेबल हो और तीनों का जो ATC है, एवरेज टोटल कॉस्ट, वो कवर हो जाए। ठीक है, मतलब कि जो स्मॉल फर्म है उसका भी एवरेज कॉस्ट कवर हो जाए और प्लस कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाए, है ना। तो इसके लिए इन्होंने हॉल एंड हिच का जो प्राइस लिमिट का जो फुल कॉस्ट थ्योरी है ना, जिसने बताया था कि प्राइस जो सेटिंग होता है वो एवरेज कॉस्ट के आधार पे या फुल कॉस्ट थ्योरी के आधार पे। तो ये भी यही मानते हैं कि प्राइस कितना होगा? P इक्वल टू ABC प्लस ABC इंटू 1/ED-1। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, है ना, कि इसको प्रूव कैसे किए हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं P इक्वल टू ABC इंटू 1 प्लस 1/ED-1। अब इसको हम लोग इसी तरह से ग्राफिकल भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर D जो है, ओके, D हमारा डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व। और ये AC1 जो है वो लार्ज फर्म का है, ये मीडियम फर्म का है और ये स्मॉल फर्म का है। ठीक है, तो प्राइस सेट कहाँ पर करेगा? जहां पर एवरेज कॉस्ट जो स्मॉल फर्म है उसके जस्ट ऊपर करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर नया फर्म एंट्री नहीं करेगा। अगर नया फर्म एंट्री करेगा तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अगर तीनों कोलैबोरेट करके अगर मोनोपोली प्राइस चार्ज करेगा तो ये आसानी से एंट्री कर सकता है, इसलिए ये यहाँ पर सेट करेगा PL प्राइस के बराबर। ठीक है, ताकि तीनों का कॉस्ट जो है AC1, AC2, AC3, ये तीनों का कॉस्ट कवर हो जाए और प्लस थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी है। ज़्यादा पॉलिसी में ये मोनोपोली प्राइस नहीं चार्ज करेगा। अगर मोनोपोली प्राइस चार्ज कर लेगा तो नया फर्म आसानी से एंट्री कर लेगा। तो इस प्राइस पे, PL प्राइस पे क्या होगा? एंट्री बैरियर हो जाएगा, एंट्री बैरियर, और अपना मिनिमम प्रॉफिट भी तीनों फर्म गेन करेगा। इस केस में जो लार्ज फर्म है वो लार्ज प्रॉफिट अर्न करेगा, जो मीडियम है वो मीडियम करेगा और जो लो है वो लो करेगा। तो इनके अनुसार भी जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, लिमिट प्राइस डिटरमाइंड बाय किसके थ्रू होता है? पहला, द एब्सोल्यूट साइज ऑफ मार्केट, द एब्सोल्यूट साइज ऑफ मार्केट। जैसे पिछले बता चुके हैं कि अगर मार्केट साइज जो है वो ज़्यादा होगा तो प्राइस भी कम होगा और कम होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा प्राइस एलास्टिसिटी। इसमें भी है कि ED अगर लेस देन है तो प्राइस ज़्यादा होगा और ED इज ग्रेटर देन 1 है तो प्राइस कम होगा। और थर्ड जो है वो टेक्नोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी ऑफ में क्या होगा कि द लॉन्गर द मिनिमम efficient plant size
the higher will be the limit price. ठीक है, कि अगर कम एफिशिएंट फर्म ज्यादा रहेंगे, है ना, तो वो उसका लिमिट प्राइस भी ज्यादा होगा। अगर एफिशिएंट फर्म, अगर मोस्ट इफिशिएंट फर्म अगर ज्यादा रहेंगे तो इंडस्ट्री का जो प्राइस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो लास्ट में इसको हम लोग कंक्लूड अगर करना चाहते हैं तो कंक्लूजन हम यहाँ पर क्या निकल रहा है सेलुलोबिस का, कि सबसे पहला तो मार्केट में एक साइज का, सेम साइज का फर्म नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, अगर तीनों का अगर कॉस्ट कंडीशन भी तीनों का अलग अलग होता है, AC1, AC2, AC3, तो ये क्या हो जाएगा, AC1 इज ग्रेटर देन AC2 इज ग्रेटर देन AC3। तो जो लार्ज फर्म होता है उसका एवरेज कॉस्ट कम होता है, लेकिन अगर ये होमोजेनस होता है, सबका कॉस्ट कंडीशन होमोजेनस होता, तब ये आसानी से कोलैबोरेट करके हाई प्राइस चार्ज करते, है ना, लेकिन हाई प्राइस तब भी नहीं चार्ज कर पाते मोनोपोली प्राइस, ड्यू टू न्यू फर्म एंट्री, थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रिंग ऑफ न्यू फर्म। दूसरा, यहाँ पर प्राइस लीडर लो कॉस्ट फर्म होता है फर्म, और यही प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऐसा प्राइस डिटर्मिनेशन करता है जो ऑल एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेबल। ठीक है, और प्राइस कितना डिटरमाइन करेगा, ये हॉल एंड हिच का लिमिट प्राइस थ्योरी को फॉलो करता है कि P इक्वल टू ABC प्लस ABC इंटू 1/ED माइनस 1। थर्ड लिमिट प्राइस थ्योरी है मोदी-गिलानी मॉडल ऑफ लिमिट प्राइस थ्योरी। ठीक है, तो ये बेसिकली मोदी-गिलानी मॉडल जो है लिमिट प्राइस थ्योरी, ये जनरलाइजेशन ऑफ सैलोस मॉडल है ना, सैलोस मॉडल, जनरलाइजेशन मॉडल ऑफ सैलोस मॉडल है। ठीक है, सैलोस मॉडल को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हीं का जनरलाइज वर्जन लिमिट प्राइस थ्योरी का जनरलाइज वर्जन है ना। तो यहाँ पर इन्होंने केवल कुछ चीज को नहीं लेते हैं जो इन लोग मानते हैं देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो रिजिड इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसको नहीं मानते हैं। कि ये मानते हैं कि सभी फर्म का कॉस्ट कंडीशन और टेक्नोलॉजी अलग अलग होता है, जबकि ये मानते हैं कि सभी का सेम होता है, टेक्नोलॉजी और कॉस्ट सभी फर्म का सेम होता है ना। तो पहले देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या एजम्पशन लिए हैं। तो बहुत सारा एजम्पशन तो सैलोलोबस वाला ही लिए हैं। एजम्पशन है कि द टेक्नोलॉजी इज द सेम फॉर ऑल फर्म, कि सभी फर्म का टेक्नोलॉजी जो होता है वो सेम होता है इन द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में जितने भी फर्म हैं वो सारे सेम टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, या इसको दूसरा तरह से बोल सकते हैं कि जितने भी फर्म हैं अपना रिसोर्सेस को या अपना प्लांट का फुली यूटिलाइज करते हैं, फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, अगर छोटा फर्म है तो छोटा फर्म ही अपना फुल यूटिलाइज करता है, और मीडियम फर्म है तो मीडियम फर्म ही अपना फुल यूटिलाइज करता है, और लार्ज फर्म है तो लार्ज फर्म भी यूटिलाइज करता है, जिसको बोला जाता है मिनिमम ऑप्टिमम प्लांट साइज,
मिनिमम ऑप्टिमम प्लांट साइज। ठीक है, तो मिनिमम ऑप्टिमल प्लांट साइज क्या होता है? जहां पर फर्म अपने कैपेसिटी का फुल यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और एक बार जब अपना मिनिमम ऑप्टिमल स्केल रीच कर जाते हैं, मतलब कि एक बार फर्म अपना मिनिमम ऑप्टिमम प्लांट साइज अचीव कर लेते हैं, तो वहां पर कॉस्ट जो लॉन्ग रन एसी जो होता है कॉस्ट, वो क्या हो जाता है? एल शेप हो जाता है इस तरह से। ये आउटपुट हो गया और इधर कॉस्ट हो गया। तो इनिशियली क्या होता है? हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, लेकिन मिनिमम ऑप्टिमम प्लांट स्केल जब यहाँ पर पहुंच जाता है, मतलब कि जितना मिनिमम कहने का मतलब कि जितना हो सके ऑप्टिमली अपना प्लांट को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो वहाँ के बाद कॉस्ट जो होता है वो पैरेलल हो जाता है। इसी चलते बोला जाता है कि मिनिमम ऑप्टिमम प्लांट साइज में लॉन्ग रन एसी जो है वो हमारा एल शेप हो जाता है। और न्यू फर्म एंट्री इसी रेंज में करते हैं कि अगर ये मिनिमम पहुंच गया तो यहाँ के बाद ये एंट्री करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर जब स्ट्रेट लाइन हो जाता है एवरेज कॉस्ट कर्व, तो ये परफेक्ट कंपटीशन कॉस्ट के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर इस एरिया में कहीं पर भी उत्पादन कर रहा है प्लांट, तो नया फर्म आसानी से एंट्री कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट और होमोजेनस ओलिगोपोली का प्राइस जो है, प्रोडक्ट ऑफ ओलिगोपोली ये होमोजेनस होता है। ठीक है, तो होमोजेनस होने के साथ साथ मार्केट डिमांड कर्व नोन होता है, जैसा कि सेलोलोवस ने माना था सेलोस मॉडल में कि मार्केट डिमांड कर्व इज नोन। ठीक है, ये पता होता है। और जब होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, सेम टेक्नोलॉजी सारे फर्म यूज करते हैं, तो हम आसानी से कॉस्ट कंडीशन को डिराइव कर लेते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, और ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है जो नोन है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर प्राइस अगर सेट करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बेचता है, इस प्राइस पे बेचता है, तो फर्म कहाँ पर बेच रहा है? एट प्राइस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सी मात्रा आउटपुट कर रहा है, और ये क्या हो गया? यहाँ मिनिमम ऑप्टिमल प्लांट साइज। नेक्स्ट जो है प्राइस जो सेट करता है ना, तो सैलोस मॉडल की तरह ही इसमें भी प्राइस इज सेट बाय द लार्जेस्ट फर्म। प्राइस इज सेट बाय द लार्जेस्ट फर्म, कि जो लार्ज फर्म होगा वही प्राइस लीडर होगा, और वो भी इसी तरह से प्राइस सेट करेगा ताकि सभी फर्म का जो एग्जिस्टिंग फर्म है उन लोगों का कॉस्ट कवर हो जाए और नया फर्म को एंट्री करने से रोका जाए। और जब नया फर्म का एंट्री का बात करते हैं, तो यहाँ पर साइलोस जो एजम्पशन लिए थे कि पहला एग्जिस्टिंग फर्म क्या सोचता है और दूसरा न्यू फर्म क्या सोचता है। तो एग्जिस्टिंग फर्म क्या सोचता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और नया फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इस केस में नया फर्म एंट्री नहीं करेगा। जबकि नया फर्म सोचता है कि हम अगर मार्केट में एंट्री करेंगे तो एग्जिस्टिंग फर्म अपना आउटपुट इंक्रीज नहीं करेगा, है ना, नहीं तो अगर इंक्रीज करेगा तो प्राइस जो है वो बिलो हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस के नीचे, जिसके कारण लॉस होगा कि नया फर्म एंट्री नहीं कर पाता है। अभी हम लोग एक ग्राफ से देख सकते हैं।
ठीक है, ये लॉन्ग रन एसी कर्व है और यहाँ पर ये परफेक्ट कंपटीशन प्राइस और इस पर इतना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है ना। तो नया फर्म को एंट्री से रोकने के लिए परफेक्ट कंपटीशन तो प्राइस रख नहीं सकता है, तो यहाँ पर ये प्राइस रखेगा, है ना, पीएल। ये पीसी हो गया और ये पीएल हो गया। तो इसी को बोलते हैं एंट्री गैप प्रॉफिट मार्जिन, एंट्री गैप प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि जब नया फर्म लिमिट प्राइस सेट कर दिया, मोनोपोली प्राइस नहीं लेता, अगर मोनोपोली प्राइस लेगा तो ऊपर लेगा। तो अगर इस कंडीशन में नया फर्म अगर एंट्री करता है तो इन लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा। अब बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा कि ये इतना बढ़ जाएगा आउटपुट कि प्राइस जो कम होकर परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन के प्राइस से नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पर एंट्री बैरियर हो जाता है और ये यहाँ पर लिमिट प्राइस सेट कर जाता है। तो इनके अनुसार फॉलोइंग फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है लिमिट प्राइस का। जो पहला डिमांड फॉर मार्केट साइज, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मिनिमम इफिशिएंट प्लांट साइज, कि अगर मिनिमम इफिशिएंट प्लांट साइज ज़्यादा रहेगा तो प्राइस हाई होगा, कम होगा तो कम होगा। मतलब कि जो लेस इफिशिएंट फर्म है अगर ज़्यादा रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, अगर मोस्ट इफिशिएंट फर्म होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। और जो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड किए थे वो क्या था कि द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, कि अधिक टेक्नोलॉजी और फैक्टर प्राइस का प्राइस अगर इंक्रीज कर जाता है तो हमारा प्रोडक्ट प्राइस भी इंक्रीज कर जाएगा, और ये अगर घटता है तो ये भी हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो इनके अनुसार जो लिमिट प्राइस थ्योरी का जो फॉर्मूला है कि प्राइस लिमिट प्राइस कितना होगा, तो इनके अनुसार पीएल इक्वल टू पीसी 1 प्लस क्यू बार बटा क्यूसी इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जहां पर पीएल ये लिमिट प्राइस होता है, ये प्योर कंपटीशन प्राइस होता है, ये प्योर कंपटीशन आउटपुट होता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, और क्यूआर मिनिमम इफिशिएंट फर्म होता है, जो यहां पर इस तरह से दिखाया गया था। तो ये क्यूसी है और प्राइस लिमिट क्यूएल। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं मिनिमम इफिशिएंट फर्म, है ना, कि इसके बराबर क्या हो जाएगा क्यू सी माइनस क्यू एल। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग प्रूव करना चाहें तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसा कि जानते हैं कि ई डी इक्वल टू क्या होगा डी क्यू बटा डी क्यू भागा डेल पी बाय पी। तो यहां पर डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू सी माइनस क्यू एल, या इसको हम लोग क्यू बार लिख सकते हैं, और डेल पी इक्वल टू क्या होगा पी एल माइनस पी सी। अब इसको अगर हम लोग पुट कर देते हैं ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बार बटा क्यू भागा पी एल माइनस पी सी बटा यहाँ पर भी पी सी हो जाएगा, ये पी हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और अगर हम एलोबरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ई डी इक्वल टू क्यू बार बटा क्यू, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी सी बटा पी एल माइनस पी सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ई डी क्यू सी इंटू पी एल माइनस पी सी इक्वल टू क्यू बार, या फिर पी एल माइनस पी सी इक्वल टू
क्यू बार बटा क्यू सी इंटू ई डी, ठीक है, या फिर पी एल इक्वल टू पी सी प्लस क्यू बार पी सी बटा क्यू सी इंटू ई डी। अब यहाँ से पी एल से यहाँ क्या करेंगे, पी सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस क्यू बार बटा क्यू सी इंटू ई डी। तो ये इनका लिमिट प्राइस थ्योरी हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग कंक्लूजन करते हैं मोदी गिलानी मॉडल का, तो सबसे पहला इन्होंने मान के चला कि होमोजेनस प्रोडक्ट होता है और कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी भी सभी फर्मों का एक इंडस्ट्री में सेम होता है, ठीक है। और फर्म जो है एक बार ऑप्टिमल प्लांट साइज अचीव कर लेता है तो लॉन्ग रन एसी जो है वो एल शेप हो जाता है, मतलब कि एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और इनका जो लिमिट प्राइस फार्मूला है वो पीसी इक्वल टू 1 प्लस क्यू बार बटा क्यू सी इंटू ई है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं भागवती लिमिट प्राइस थ्योरी, ठीक है। तो ये जो भागवती का जो लिमिट प्राइस थ्योरी है ये एक्सटेंशन ऑफ मोदी गिलानी है, एक्सटेंशन ऑफ मोदी गिलानी मॉडल। और मोदी गिलानी का जो मॉडल था, है ना, उसको स्टैटिक मानता है कि भागवती कहते हैं कि जो मोदी गिलानी का मॉडल है वो स्टैटिक मॉडल है, उसमें इन्होंने डायनेमिक नेचर देने की कोशिश किए हैं, डायनेमिक वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसी का एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो मोदी गिलानी भी सेम फैक्टर को लेते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन का, लेकिन उसमें से 2 एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे कि सभी प्रीवियस थ्योरी में हम लोग देखें कि जो मेन प्राइस डिटर्मिनेशन लिमिट प्राइस सेट करने का जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, पहला तो डिमांड फॉर और या मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा जो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और तीसरा जो था वो द मिनिमम एफिशिएंट प्लांट साइज, द मिनिमम एफिशिएंट प्लांट साइज। चौथा था द प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके अनुसार से पहला क्या था कि अगर मार्केट डिमांड ज्यादा होता है, मार्केट साइज अगर ज्यादा होता है, मार्केट साइज, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने से प्राइस कम होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस देन 1 होगा, है ना, मतलब इन इलास्टिक होगा, इलास्टिक तो प्राइस आसानी से बढ़ा सकता है,
लेकिन इलास्टिक ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब कि इलास्टिक होगा तो ये इसका प्राइस कम होगा, ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकता है। उसी तरह से अगर प्लांट अपना मिनिमम एफिशिएंट में अगर प्रोडक्शन कर रहा है इस एरिया पे कि जितना इसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए उतना करेगा तो प्राइस लो होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपना ज़्यादा मिनिमम एफिशिएंट प्लांट साइज होगा कि अगर इस एरिया में अगर कहीं पे प्रोडक्शन कर रहा है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई होगा, है ना। दूसरा था कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्राइस और टेक्नोलॉजी का अगर प्राइस दोनों का अगर बढ़ जाता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये चारों फैक्टर जो है वो प्रीवियस मॉडल में सारे ने यूज किया, लेकिन भागवती ने यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा एजम्पशन ऐड किए थे, है ना, 2 एडिशनल एजम्पशन जो इस थ्योरी का लिमिट प्राइस थ्योरी को और रियलिस्टिक बताते हैं। तो पहला तो बात करते हैं द नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, द नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, ठीक है, कि इंडस्ट्री में फर्म कितना है, कि 10 है कि 20 है कि 5 है। अगर ज़्यादा फर्म रहेंगे तो कम प्राइस होगा और कम फर्म रहेंगे तो ज़्यादा प्राइस होगा, क्योंकि कम रहेगा तो मोनोपोली नेचर हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा तो परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक का नेचर होता है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इन्होंने कंज्यूमर को ऐड किया, कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन कहने का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म वो कंज्यूमर को कितना एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, कि हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, उसका बात नहीं सुन रहा है, जो मन में आ रहा है वो प्रोडक्ट दे दिया जा रहा है। तो कंज्यूमर जो है वो एग्जिस्टिंग फर्म से कितना एक्सप्लॉइट है, खुश है कि नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर न्यू फर्म एंट्री अगर करता है तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगा और प्राइस कम हो जाएगा, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हाई प्राइस में कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वो एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। लेकिन जब लो प्राइस होता है तो इसमें सारे कंज्यूमर ऐड हो जाते हैं, लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप। तो एडिशनल कंज्यूमर मार्केट में ऐड हो जाता है या डिमांड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब नया फर्म एंट्री करता है तो प्राइस कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि नया फर्म यहाँ पर एंट्री करता है। तो जो नए कंज्यूमर होते हैं, न्यू कंज्यूमर, वो कुछ एग्जिस्टिंग फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग फर्म का प्रोडक्ट खरीदते हैं, और कुछ न्यू फर्म का प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर या कंज्यूमर जो पहले से उस प्रोडक्ट को खरीद रहे थे एग्जिस्टिंग फर्म से, तो अब इसमें से शिफ्ट करते हैं। ये भी क्या होता है, शिफ्ट होते हैं किसके किसके बीच, नया फर्म और एग्जिस्टिंग फर्म। बेसिकली कंज्यूमर जो है वो एग्जिस्टिंग फर्म से स्विच होकर नया फर्म में जाता है, और ये कब जाएगा और कितना जाएगा ये डिपेंड करता है सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन पे। सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर एग्जिस्टिंग फर्म से पूरी तरह से सेटिस्फाई है तो नया फर्म की तरह स्विच नहीं करेगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो उसके पॉलिसी, उसके प्रोडक्ट से अगर डिससेटिस्फाइड है तो एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो नए फर्म की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो इसी को एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं शेजरिन इलास्टिसिटी या शेजरिन इफेक्ट, ठीक है। और इसी को जब हम लोग क्वांटिफाई करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं शेजरिन
सैजरीन इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बताता है कि चेंज शिफ्ट इन कंज्यूमर परसेंटेज शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर in new firm due to dissatisfaction of existing firm। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टिंग नया जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो अगर शिफ्ट कर रहा है नया फर्म की ओर कंज्यूमर, तो इसका मतलब जो पहले से फर्म मौजूद थे उन लोगों ने कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा वो नया कंज्यूमर की ओर ज़्यादा जाएगा, है ना। जैसे कि अगर हम लोग जियो और एयरटेल का अगर बात करते हैं, तो अगर जियो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगेगा, इससे कंज्यूमर जो है, इसका कंज्यूमर जो है डिससेटिस्फाई होने लगेगा इसका सर्विस से, है ना, सर्विस से या फिर पॉलिसी से, सर्विस से, या फिर प्रॉब्लम जो होता है उसको सही तरीक़ा से सॉल्व नहीं करता है, तो उसके जगह पर कोई अगर नया फर्म, मान के चलते हैं कोई नया फर्म आ जाए, ABCD कुछ भी, तो कंज्यूमर जो है, जो पहले जियो को खरीद रहा था, अब ये सीधा शिफ्ट होके किस पे आ जाएगा, नया फर्म का प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये कितना शिफ्ट होगा, स्विच कितना कंज्यूमर करेगा, ये डिपेंड करेगा डिससेटिस्फैक्शन की, इससे कितना कंज्यूमर जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग सैजरीन इफेक्ट भी बोलते हैं, और जब इसको मेजर करते हैं तो ये कहलाता है हमारा सैजरीन इलास्टिसिटी। अब सैजरीन इफेक्ट को मेजरमेंट कैसे करता है कि प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन क्वांटिटी demanded of the established firm as the dissatisfied consumer switch to the new entrant firm। ठीक है, तो इनका मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कंज्यूमर शिफ्टिंग होगा नया फर्म एंट्री होने के बाद, वो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर कितना डिससेटिस्फाइड है एग्जिस्टिंग फर्म की पॉलिसी से। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग फॉर्मुलाइज करते हैं, है ना, या फिर इसके लिए जो जगदीश भगवती फार्मूला देते हैं उसको आप डेराइव भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं PL = PC 1 प्लस, इसको हम लोग E = क्या लिखें, E एप्सिलॉन N+1। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिलॉन N+1 क्या होगा कि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी निकाल रहे थे हम लोग, जो सैजरीन इलास्टिसिटी, उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन एडिशनल न्यू फर्म। तो पहले अगर मान के चलते हैं कि नया फर्म, पहले एग्जिस्टिंग फर्म N था, अब नया फर्म जो है वो 1 बढ़ गया है, तो जिसके कारण हमारा जो एग्जिस्टिंग फर्म का डिमांड जो है वो घटेगा। तो इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल x बार। ठीक है, और स्मॉल x बार क्या है, यहाँ पर डेल Q जो है चेंज इन डिमांड, डेल Q चेंज इन डिमांड ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म,
न्यू फर्म। ठीक है, और एन हो गया एग्जिस्टिंग फर्म, और n प्लस 1, तो यहाँ पर 1 जो है वो न्यू फर्म हो गया, न्यू फर्म जो मार्केट में एंट्री कर रहा है। और x बार हो गया कि शेयर ऑफ ईच इन द इंक्रीमेंटल इन डिमांड, द शेयर ऑफ ईच इन द इंक्रीमेंटल इन डिमांड। ठीक है, जो नया फर्म का ये एक्स बार जो बताता है, ये बताता है कि नया फर्म और नया कंज्यूमर कितना इंक्रीज किया, कि जैसे कि नया फर्म जब एंट्री करता है तो सप्लाई बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ जाने के कारण प्राइस कम हो जाता है ना। सप्लाई बढ़ने के कारण क्या होता है कि प्राइस कम हो जाता है, और प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड जब बढ़ता है इसका मतलब कि यहाँ पर न्यू कंज्यूमर जो है वो ऐड हो जाते हैं, है ना, मतलब कि इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर 70 रुपये में मिल रहा था तो इसका एक बेसिक इनकम ग्रुप वाले ही लोग खरीद रहे थे, कि मान के चलते हैं 20,000 वाले लोग, लेकिन जब इसका प्राइस कम होकर 30 रुपया हो जाता है तो अब यहाँ पर कि 10,000 5,000 वाले लोग भी खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर नए फर्म की एंट्री होता है, तो यहाँ ये यही बता रहा है कि जब नया फर्म एंट्री करता है तो नए कंज्यूमर कितना चेंज होता है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ईडी तो ऑलरेडी होगा, और कंज्यूमर जो शिफ्ट करेगा उसको n+1 लिख सकते हैं, है ना। या फिर इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेल क्यू बाई n+1 इक्वल टू एक्स बार, या फिर डेल क्यू इक्वल टू एक्स बार प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, एक्स बार n+1। तो जब यहाँ पर ये इलास्टिसिटी इसमें ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई क्यू भागा डेल पी बाई पी। ठीक है, तो अगर हम इसके जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू के जगह पर हम लोग लिख देंगे एक्स बार n+1 डिवाइडेड क्यू इक्वल टू, या फिर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा p बाय डेल p। ठीक है, तो यहाँ पर डेल p जो है वो प्रीवियस वाला ही लेते हैं, डेल p इक्वल टू क्या था, pl माइनस pc, और p भी यहाँ पर क्या होगा, pc, मतलब लिमिट प्राइस माइनस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो इसको और अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार n+1 बटा क्यू इंटू pc बटा pl माइनस pc। ठीक है, अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस एप्सिलॉन n+1 इंटू क्यू सी होगा ना कॉम्पिटिटिव, इंटू PL माइनस PC इक्वल टू एक्स बार n+1। अब यहाँ पर हम अगर रखते हैं PL माइनस PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार n+1 बटा E प्लस एप्सिलॉन n+1 इंटू क्यू हो जाएगा, या QC, या फिर C अगर इधर आ जाएगा, इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, PL इक्वल टू, ये माइनस में आके यहाँ पर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो PC प्लस एक्स बार n+1 बटा E प्लस एप्सिलॉन n+1 इंटू QC। तो जगदीश भगवती के अनुसार ये उनका प्राइस लिमिट फार्मूला हो गया। ठीक है, तो जगदीश भगवती बेसिकली किस चीज का बात कर रहे हैं, ये जो दो एजम्पशन जो लिए हैं
उन्हीं के आधार पे किए हैं, बात किए हैं कि फर्म जो स्विच करेगा वो कंज्यूमर के डिससेटिस्फेक्शन के आधार पे, कि अगर पहले जो फर्म एग्जिस्ट हैं और उससे कंज्यूमर्स डिससेटिस्फाई है तो एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो नया फर्म की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मॉडल ऑफ पेसिंगियन, है ना, कि इनके अनुसार इनका लिमिट प्राइस थ्योरी क्या है। लिमिट प्राइस थ्योरी, हर थ्योरी एक दूसरे का एक्सटेंशन है, तो ये कोलैबोरेट करके क्रिटिसाइज करते हैं, पहले कमेंट करते हैं कि जो प्रीवियस मॉडल था सैलोस, बेन, मोदी गिलानी और भागवती, ये सारे फर्म जो मानते हैं, सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म वो अपना प्राइस जो पीएल है वो ज्यादा रखते हैं, कितना, लॉन्ग रन एसई से। ठीक है, और यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट विदाउट फियर ऑफ न्यू फर्म एंट्री कि जो भी फर्म अभी मॉडल प्रीवियस पढ़े हैं उसमें ये चीज देखा गया कि फर्म जो लिमिट प्राइस सेट कर रहे थे वो कितना सेट कर रहे थे कि पीएल इज ग्रेटर देन पीसी और लेस देन पीएम, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा और मोनोपोली से कम। इसका मतलब कि लॉन्ग रन एसी जो होता है वो इस तरह से होता है एसी, और जहां पर ये पैरेलल हो जाता है एक्सिस का लॉन्ग रन एसी, क्योंकि लॉन्ग रन एसी मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी को ही लेता है, और मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी में हमारा कॉस्ट क्या होता है, एल शेप होता है ना, तो ये हमेशा ऊपर प्राइस सेट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर करेगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन का। तो हमेशा फर्म क्या करता है, परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा और मोनोपोली से कम। ठीक है, तो मोनोपोली से कम इसलिए रखता है ताकि नया फर्म एंट्री ना करे, लेकिन स्टिल ये परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस से ऊपर रखता है, जिसके कारण उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो इसी चीज को ये बोलता है कि ये मिक्स स्ट्रेटजी अपनाते हैं। मिक्स स्ट्रेटजी, मिक्स स्ट्रेटजी क्या है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो बेसिकली मिक्स स्ट्रेटजी क्या है यहां पर, कि दो टाइम पीरियड का बात होता है, प्री एंट्री और दूसरा पोस्ट एंट्री, कि नया फर्म एंट्री करने से पहले और एंट्री करने के बाद। ठीक है, तो ये यहाँ बेसिकली दो टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं। तो बोलता है जब प्री एंट्री की बात होता है, जहां नया फर्म एंट्री नहीं करता है, यहाँ पर फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि ये प्राइस जो सेट करता है लिमिट प्राइस, वो परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा और मोनोपोली प्राइस से कम करता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। लेकिन जैसे ही नया फर्म एंट्री करता है तो इन लोगों ने क्या करता है, क्वांटिटी को बढ़ा देता है और प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये परफेक्ट कंपटीशन से भी नीचे हो जाता है, जिसके कारण नया फर्म एंट्री नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉलिसी जो है एग्जिस्टिंग फर्म अपनाता है, जिसके कारण इन लोग अपना एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा लेता है एक टाइम पीरियड में, और दूसरा टाइम पीरियड में ये नया फर्म को एंट्री करने से भी रोक लेता है ना, कि यहाँ पर इन लोग एबनॉर्मल करता है और पोस्ट एंट्री में ये लिमिट प्राइस सेट कर देता है, लिमिट प्राइस। ठीक है, तो इसी मॉडल को सिस्टमेटिकली जो है वो पेसिंगन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इन्होंने एज्यूम करते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है ना, वो डिफरेंट टाइम पीरियड होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड, जैसे कि अभी बताए थे प्री और पोस्ट। ठीक है, और दूसरा जो है इमीडिएट एंट्री नहीं होता है, इमीडिएट एंट्री, नया फर्म का तुरंत एंट्री नहीं करता है, बल्कि एंट्री करने में उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी एराइज होता है। पहला कि
एंट्री पूरा तरह से बैरियर कर दे, बैरियर, और दूसरा उसको एंट्री करने दे, है ना। तो ये एंट्री बैरियर वाला पूरा प्रीवियस मॉडल हम लोग देखे, जगदीश भगवती का, सेलुलोबस, मोदी गिलानी का, लेकिन बेसिकली इन्होंने बात करता है क्या, एंट्री का, कि यहाँ पर न्यू फर्म को अलाउ कर दिया जाता है, अलाउ किया जाता है एंट्री का, ठीक है। और इन लोग एज्यूम करता है कि जो एंट्री करेगा वो फर्म क्या होगा, स्मॉल होगा, है ना। और स्मॉल होने के कारण ये इंडिपेंडेंटली या सेपरेट सिंगल एंट्री नहीं करेगा, या सेपरेट एंट्री नहीं होगा, सेपरेट एंट्री, ठीक है, बल्कि ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग फर्म के साथ, है ना, कोलाइड ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म विथ, मतलब एग्जिस्टिंग फर्म के साथ, फर्म के साथ क्या करेगा, कोलिसिव हो जाएगा, मतलब कि उसके साथ अलाइन हो जाएगा, अलाइन, समझौता कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि एक एंट्री बैरियर कर ले, एंट्री बैरियर करके एबनॉर्मल प्रॉफिट एज इट इज कमाए, और दूसरा नया फर्म को एंट्री करने दे लेकिन सेपरेट नहीं, है ना। मान के चलता है कि सेपरेट नहीं कर पाता है ड्यू टू कॉस्ट ऑफ एंट्री बैरियर, और या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल बैरियर के कारण। तो नया फर्म जब एंट्री करेगा तो वो क्या करेगा, जो पुराने फर्म है उसके साथ ये अलाइन हो जाएगा, या फिर एंट्री करेगा तो साथ में कोलैबोरेट हो जाएगा, कोलैबोरेट हो जाएगा, और फिर स्टिल ये मोनोपोली प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली पेसिंगन यही इसी चीज का बात करते हैं कि जो फर्म एंट्री तुरंत नहीं होता है, इसके लिए दो टाइम इंटरवल की जरूरत होता है ना। और इसमें दो कंडीशन एराइज होता है, प्री एंट्री और पोस्ट एंट्री, कि जो फर्म है वो मिक्स स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कि जब प्री एंट्री होता है, कहने का मतलब कि जब नया फर्म एंट्री नहीं करता है तो वो परफेक्ट कंपटीशन से हाई प्राइस चार्ज करता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन जब नया फर्म एंट्री करता है तो उसको एंट्री करने दे दिया जाता है ना, लेकिन लोग मानता है कि सेपरेट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए उसको किसी के साथ, जो एग्जिस्टिंग फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म के साथ वो कोलैबोरेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये एज ए मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सकता है, हो जाएगा। तो फिर प्री एग्जिस्टिंग प्राइस चार्ज करेगा, चार्ज, ठीक है। तो लास्ट में एक बार सबको कंक्लूड कर देते हैं, क्या क्या किसने क्या क्या कहा। कंक्लूजन ऑफ निमिट प्राइस थ्योरी। तो पहला हम लोग को देखे बेन, दूसरा देखे हम लोग साइलोस एंड लवनी, तीसरा देखे हम लोग मोदी गिलानी, चौथा देखे भागवती, और पांचवा देखें पैसिंगन, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कंक्लूजन किसका, बेन का, क्योंकि बेन ही अगर क्वेश्चन में आता है कि लिमिट प्राइस थ्योरी कौन दिया, तो कौन दिया था, बेन दिया था, है ना, वही शुरुआत किए थे। और ये किसका एक्सटेंशन था, फुल कॉस्ट एवरेज प्राइस थ्योरी का, जो हॉल एंड हीच ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बात करता है, बेसिकली जो बात करता है कि जो लिमिट प्राइस होगा वो परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा और मोनोपोली से कम होगा, है ना। और ये भी बात करते हैं कि यहाँ पर मोनोपोली प्राइस चार्ज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नया फियर ऑफ एंटरिंग न्यू फर्म,
ठीक है, कि यहाँ पर नया फर्म एंट्री करेगा, इसलिए यहाँ पर हाई प्राइस चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ सेलुलोबस बोलता है कि इंडस्ट्री में एक तरह का फर्म नहीं होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम। ठीक है, और इस केस में तीनों का जो टेक्नोलॉजी होता है वो अलग अलग होता है, और एवरेज कॉस्ट भी इन लोग का अलग अलग होता है। जो स्मॉल फर्म होता है उसका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता है, और जो लार्ज फर्म होता है उसका एवरेज कॉस्ट कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस सेटर होता है वो लो कॉस्ट फर्म होता है, लो कॉस्ट फर्म। ठीक है, लो कॉस्ट फर्म, और यही डिटरमाइन करता है ताकि ऐसा प्राइस हो जो सबका एवरेज कॉस्ट कवर हो जाए, प्लस में प्रॉफिट मार्जिन भी हो, और नया फर्म एंट्री करने से रुक जाए। ठीक है, बैरियर हो जाए। ठीक है, वहीं मोदी गिलानी बात करते हैं इसी का एक्सटेंशन सेलुलोबस मॉडल का, और ये बात करते हैं कि इन्हीं का क्रिटिसिज्म करते हैं या कमेंट करते हैं कि सभी फर्म का कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, और जब नया फर्म एंट्री करता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी सप्लाई बढ़ जाता है और प्राइस कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन से कम हो जाता है, जिसके कारण नया फर्म एंट्री नहीं कर पाता है। और ये दोनों ही सेलोस का अजम्पशन को मानते हैं कि नया फर्म सोचेगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और नया फर्म का ज़्यादा है, इसलिए वो एंट्री नहीं करेगा। और नया फर्म सोचेगा कि हम एंट्री करेंगे तो एग्जिस्टिंग फर्म कोई रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कि अपना आउटपुट इंक्रीज नहीं करेगा। और जगदीश भगवती बात करते हैं इन्हीं का एक्सटेंशन का, कि जो नया फर्म एंट्री करने से कंज्यूमर जो शिफ्ट होगा वो किसके कारण होगा, डिससेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर के डिससेटिस्फैक्शन के कारण, है ना, जिसको सैजरिंग सैजरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और पेसिंगन जो है ये बेसिकली बात करते हैं डायनेमिक मॉडल का, डायनेमिक मॉडल का। ठीक है, कि ये फर्म जो है, इन लोग बात कर रहा था मिक्स स्ट्रेटजी का, कि पहले फर्म मोनोपोली एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा कब, प्री एंट्री ऑफ न्यू फर्म, और दूसरा पोस्ट एंट्री में इन लोग एंट्री में प्राइस को कम कर देगा, है ना, आउटपुट को बढ़ा देगा, और प्राइस इतना कम हो जाएगा कि वो परफेक्ट कंपटीशन से भी कम हो जाएगा, तो नया फर्म यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएगा। जबकि पेसिंगन क्या बात करते हैं कि नया फर्म अगर एंट्री करता है तो सेपरेट नहीं करता है, बल्कि एग्जिस्टिंग फर्म के साथ कोलैबोरेट हो जाता है, या कोलिसिव हो जाता है, एलाइड हो जाता है, और फिर स्टिल मोनोपोली प्राइस, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं प्री एंट्री प्राइस को चार्ज करता है, प्री एंट्री प्राइस को चार्ज करता है। ठीक है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट काम करता है। अगर यहीं पे बात करें एंट्री कंडीशन का, है ना, या लिमिट प्राइस का, तो सब ने अलग अलग अपना दिया है। तो बेन का अगर कंडीशन देखें तो उनका अनुसार क्या है, एंट्री ई इक्वल टू पी एल माइनस पी सी बटा पी सी, या फिर पी एल इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू पी सी। ठीक है, और वहीं सेलोस का अगर हम बात करें, ये बात करते हैं P इक्वल टू हॉल एंड हिच कंडीशन को लेके चलते हैं, ए बी सी इंटू 1
प्लस आर या फिर P इक्वल टू ABC 1 प्लस 1 बटा ED माइनस 1। ठीक है। वहीं अगर मोदी गिलानी का बात करें तो इनके अनुसार लिमिट प्राइस क्या है, PL इक्वल टू PC 1 प्लस Q बार बटा QC इंटू E। ठीक है। अगर वहीं हम जगदीश भगवती के अनुसार अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या दिया है फॉर्मूला कि PL इक्वल टू PC 1 प्लस X बार N प्लस 1 बटा QC E प्लस एप्सिलॉन N प्लस 1। ठीक है। तो ये समरी था हमारा पांचों लिमिट प्राइस थ्योरी का।